हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, और ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम के बेसिस पर और नीट के बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर में इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली है। आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, तो आइए इसको बड़े मज़ेदार तरीके से देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, बायो में टेक्नोलॉजी क्या होती है, बायो क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी को कैसे क्या होती है के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक। तो बायोलॉजी के अंदर मतलब लाइफ के अंदर, एक इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, किसी जीव के अंदर हम कोई टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो जीवों के अंदर टेक्निक का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए पहले इसको समझते हैं। पहले मैं आपको इसको एक अलग तरीके से उदाहरण से समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए, जैसे टोमेटो सॉस चाहिए, टोमेटो सॉस चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टोमेटो सॉस चाहिए। तो टोमेटो सॉस के लिए आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? किसी फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में। तो ये फैक्ट्री क्या करेगी? टोमेटो सॉस बना के आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस फैक्ट्री में टोमेटो सॉस बनाने के लिए इसको दो चीज़ चाहिए। पहला चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। दूसरा इसको क्या चाहिए? कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए। कुछ मशीनरी चाहिए। मशीनरीज मतलब कोई मशीन चाहिए कुछ बनाने के लिए, तभी तो बनेगा। तो ये सब चीज़ें चाहिए। तो रॉ मटेरियल में जैसे टोमेटो चाहिए, मशीन में कुछ मशीन चाहिए जो उसको ग्राइंड करेगा, जो उसको बनाएगा। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर भी अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए और कुछ मशीनरी चाहिए। तो उसी रॉ मटेरियल को, उसी मशीनरी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हमको क्या करना है। तो आइए देखते हैं। अगर देखिए हमको क्या चाहिए, इंसुलिन जीन चाहिए, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है, और इस हार्मोन को की वजह से ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इस हार्मोन की वजह से ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहता है। अगर मान लीजिए कि ये हार्मोन क्या हो गया, नहीं बनेगा, तो ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और जब ये हार्मोन नहीं बनेगा तो ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाएगा, और तब उस इंसान को, उस आदमी को क्या हो जाएगा? एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम होगा डायबिटीज़। तो उसको क्या हो जाएगा? डायबिटीज़। तब इसको हो गई डायबिटीज़। तो अब इस डायबिटीज़ को रोकना है, इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे? इस इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाले एक जीन का पता करेंगे, जिसको बोलेंगे इंसुलिन जीन। इंसुलिन जीन। तो ये जो इंसुलिन जीन होगा, इंसुलिन जीन, ये क्या बनाएगा? इस इंसुलिन जीन को निकालेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे किसी बैक्टीरिया के अंदर। इस इंसुलिन जीन को ये इंसुलिन जीन हो गया। इस जीन को डाल दिए बैक्टीरिया के अंदर, और कुछ ही टाइम में बैक्टीरिया क्या करेगा? डिवाइड करेगा।
बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और क्या हो जाएगा, मिलियंस इन नंबर। मिलियंस इन नंबर, अपनी संख्या को बढ़ा देगा, मिलियंस इन नंबर में हो जाएगा कुछ ही टाइम में। तो इस तरह हमने क्या यूज़ किया, सबसे पहले इस हार्मोन को बनाने वाले जीन को निकाले। तो इस जीन को हम क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इसी का नाम है पैसेंजर जीन, पैसेंजर जीन या डीएनए, पैसेंजर जीन या पैसेंजर डीएनए। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको ट्रांसफ़र किए हैं इसको क्या बोलेंगे, होस्ट। और ये होस्ट क्या है, बैक्टीरिया है। यहाँ पे होस्ट किसको बनाया गया, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। अब बैक्टीरिया कुछ टाइम बाद डिवाइड करती है, तो जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगी तो अपने अंदर की सारी चीज़ों को डबल करेगी। तो इस डीएनए को भी, इस जीन को भी, इंसुलिन जीन को भी डबल कर देगी। तो अगर बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरिया की संख्या मिलियंस नंबर में हो जाएगी तो ये जीन भी क्या हो जाएगा, मिलियंस नंबर में हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अब जहाँ एक जीन खराब हुआ था हमने मिलियन जीन बना दिए। अब इस जीन से इंसुलिन हार्मोन बनवाएंगे, इंसुलिन हार्मोन को पैक करेंगे, उसका मेडिसिन बनाएंगे। इस तरह से मेडिसिन प्राप्त हो गई और इस पेशेंट को लाकर दे देंगे डायबिटीज़ वाले को। तो इसका डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम आपको बताते हैं कि इंसुलिन जीन को या फिर किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को या पैसेंजर जीन को कैसे आइसोलेट करते हैं या कैसे पैसेंजर जीन को प्राप्त किया जाता है। तो अब आइए देखते हैं आइसोलेशन ऑफ पैसेंजर जीन। अब तक तो हमने क्या देखा था कि जीन को हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। पहले जीन को पता करते हैं, जीन को ट्रांसफ़र करते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या किसी होस्ट के अंदर, फिर उससे अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर वो जीन या डीएनए हमको मिलेगा कैसे, उस पैसेंजर जीन को हम निकालेंगे कैसे। तो आइसोलेशन मतलब होता है, आइसोलेशन ऑफ पैसेंजर जीन। तो आइए हम पैसेंजर जीन को निकालते हैं। तो सबसे पहले पैसेंजर जीन को निकालेंगे कैसे, देखिए हम यहाँ पे सेल कुछ बना देते हैं। यहाँ पे प्लांट बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया की सेल है, फंगी है, एनिमल है, प्लांट है, ये सब की सेल है। मैं फिगर बना दे रहा हूँ। मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल है, ये फंगी सेल है, ये किसी एनिमल की सेल है और ये किसी प्लांट की सेल है। तो ये 4 सेल है। तो अगर इसमें से हमको किसी की भी सेल मिल जाए, अगर हमको बैक्टीरिया की सेल मिल गई, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है लेकिन है तो सेल, तो बैक्टीरिया की सेल मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के अंदर से सबसे पहले इसके चारों तरफ की कवरिंग को डिसॉल्व करेंगे। तो बैक्टीरिया की वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हम इसमें एक एंजाइम मिलाएंगे जिसका नाम होगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये इस बैक्टीरिया की वॉल को डिसॉल्व कर देगा। फिर अगर फंगी है तो फंगी की वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास होगा काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम। काइटिनेज से इसकी वॉल को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अगर एनिमल की सेल है तो इसको डिसॉल्व करने के लिए डिटर्जेंट यूज़ किया जाएगा। अगर प्लांट की सेल है तो इसकी वॉल को डिसॉल्व करने के लिए सेलुलेज, पता है सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलेज, तो सेल वॉल तो डिसॉल्व हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे, अब इसके बाद इसमें बचा क्या क्या, अब उसको देख लीजिए। इसमें बचा फैट बच गया, और इसके अंदर क्या बचा, बच गया कार्बोहाइड्रेट, बच गया। अब इसमें बच गया प्रोटीन बच गया। अब इसमें क्या बच गया, सेल ऑर्गेनल्स,
सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें आ जाएंगे। और क्या बचा, आरएनए, और फिर कौन आ गया अपना डीएनए, जिसको हमें निकालना है। अब सोचिए कि इतने में से हमको सिर्फ एक डीएनए को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए, बहुत ही आसान है निकालना। हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। ये टेस्ट ट्यूब सबको रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि कोई भी सेल इसके अंदर हो गई, तो अब इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, लाइपेज मिलाएंगे। लाइपेज एंजाइम है, और लाइपेज एंजाइम, मैं फनी सा एंजाइम बना दे रहा हूँ। ये लाइपेज एंजाइम हो गई, और जैसे ही इसको लाइपेज एंजाइम को इसमें मिलाएंगे, तो लाइपेज एंजाइम की वजह से सारा फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। अब बचा प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल और डीएनए और आरएनए। अब हम इसके अंदर एक और एंजाइम मिलाएंगे, प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम, और जैसे ही इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, प्रोटीएज एंजाइम मिला दिया। इस बार मैं कैंची से बना दे रहा हूँ एंजाइम को, ये कैंची एंजाइम। तो ये एंजाइम मिला दिए, तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, सारे के सारे प्रोटीन को डिज़ोल्व कर देगा और सेल ऑर्गेनल को डिज़ोल्व कर देगा। क्योंकि प्रोटीन और जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, कोशिकांग होते हैं, कोशिकाओं के अंदर जो पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब के सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीएज क्या कर देगा, प्रोटीन और सेल ऑर्गेनल दोनों को डिज़ोल्व कर देगा। अब बचा आरएनए और डीएनए। अब इसमें एक और एंजाइम मिला देंगे, जो सीधा साधा सा, इसका नाम होगा आरएनएज। आरएनएज, ये एंजाइम मिला देंगे। तो जैसे ही वो एंजाइम मिलाएंगे, तो ये आरएनए को क्या कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा, आरएनए ख़त्म। अब बचा सिर्फ डीएनए। अब इसमें क्या मिला देंगे, चिल्ड अल्कोहल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, चिल्ड अल्कोहल। तो जैसे ही इसमें चिल्ड अल्कोहल मिलाया जाएगा, तो इसकी आउटर सरफेस पर डीएनए आ जाएगा। अब डीएनए को निकाल लिया जाएगा। यहाँ से डीएनए को क्या कर देंगे, निकाल लिए। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का डीएनए निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान दीजिए कि हमको तो डीएनए मिल गया, लेकिन क्या हम डीएनए को ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे, नहीं। हमने क्या, किसको डाला था इंसुलिन बनाने के लिए, इंसुलिन जीन को लिया था। तो अब हम डीएनए में से भी कट करके जीन निकालेंगे। तो अगले पार्ट, अब अगले, इसको आप नोट करिए। अब हम देखते हैं कि कैसे इस डीएनए को काट करके जीन निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्लीविंग एंजाइम। अब डीएनए तो निकाल लिए, अब डीएनए को निकालने के बाद अब उसको क्लीविंग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब तो डीएनए के अंदर से हम जीन को निकालेंगे। तो डीएनए के अंदर से जीन निकालने के लिए हमको डीएनए को कट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि डीएनए को हम कट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग का मतलब होता है काटने वाला, कट करने वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब देखिए कि इसको कैसे कट करते हैं। तो इसको कट करने के लिए एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम है, एंजाइम लिख दे रहे हैं, एंजाइम है, इसको और क्या क्या कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर मतलब मॉलिक्यूलर कैंची, डीएनए को काटने वाली कैंची कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। या इसको और क्या कहते हैं, नाइफ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या क्या कहते हैं इसको,
मॉलिकुलर सीजर, या मॉलिकुलर सीजर मतलब डीएनए को काटने वाली कैंची, या नाइफ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए चाकू, जेनेटिक इंजीनियरिंग का चाकू कहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर ये नहीं होगा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी नहीं हो पाएगी। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो ये तो हो गया नाइफ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से नाइफ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जो इंडोन्यूक्लियस है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो न्यूक्लियस एंजाइम होती है, न्यूक्लियस एंजाइम, ये दो टाइप्स की होती है। न्यूक्लियस एंजाइम दो टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और एक को बोलते हैं इंडोन्यूक्लियस। एक एक्सोन्यूक्लियस है और एक इंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो ये क्या करेगा? डीएनए को बाहर से कट करवाएगा, डीएनए को बाहर। जैसे ध्यान दीजिए, ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए, तो यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड है, एक पॉलीपेप्टाइड है, एक पॉलीपेप्टाइड है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, तो बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड है यहाँ पे। तो ये सब पॉलीपेप्टाइड है। तो अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कट के अलग कर दिया, इसको भी कट के अलग कर दिया, इसको भी काटेंगे कट कर देगा, इसको कट कर, तो ये बाहर से कटिंग करवा रहा है। तो इस टाइप के कटिंग करवाने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और इंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है? यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है। तो इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? यहीं से ऐसे कट करवा दिया। तो इस टाइप की कटिंग को हम क्या कहते हैं? ये काटने वाले एंजाइम को इंडोन्यूक्लियस, और इस तरह से काटने वाले एंजाइम को एक्सोन्यूक्लियस। अब इस तरह से इंडोन्यूक्लियस जो होता है, ये अगेन दो टाइप्स का होगा। जो एक्सोन्यूक्लियस होगा वो भी कैसा होगा? दो टाइप का होगा। एक को हम क्या बोलेंगे? ब्लंट कटिंग, ब्लंट कटिंग मतलब एक बार कटने के बाद ये दोबारा जुड़ेगा नहीं। और इसमें क्या होता है? कोहेसिव, कोहेसिव कोहेसिव कटिंग। अब ध्यान दीजिए कि कोहेसिव कटिंग क्या होता है और ब्लंट कटिंग क्या होता है। तो ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ है, ए है, जी है, सी है, टी है, ए है और सी है। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे ए को जोड़ने के लिए टी होगा, जी को जोड़ने के लिए सी, सी को जोड़ने के लिए जी, और टी को जोड़ने के लिए ए के लिए टी, सी के लिए जी। ऐसा हो गया। अब इनके बीच बॉन्डिंग होगी। तो अब हम क्या करेंगे? ब्लंट कटिंग में कहीं से भी ऐसे कट करवा दिए, एक सीध में कट करवा दिए। तो अब ये जो कटा है, ये वापस से जुड़ने के चांसेस इसके कम है, ये नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने सेम वैसा ही डीएनए बनाया, थोड़ा बड़ा बना दे रहा है। ए है, जी है, सी है, टी है, ए है और सी है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। ए सी है तो सी के लिए चाहिए जी, यहाँ पे टी, ए, जी, सी और टी। ए के लिए टी, जी के लिए सी। हो गया सा। अब इनके बीच होगी बॉन्डिंग, ये डबल बॉन्ड बनेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, डबल डबल और ट्रिपल ऐसे बनाएंगे। तो कोहेसिव वाला कैसे करेगा?
वो यहाँ से कट करेगा। देखिए इसने क्या करा, यहाँ से कट किया ऐसे, और फिर इसने ऐसे कट कर दिया, ऐसे यहाँ तक कट किया और फिर करेगा ऐसे, हो गया कट। तो अब ऐसे कट के दिया, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे है। अब इसको कट का ऐसे कट हो गया, फिर इसको ऐसे कट कर दिया ऐसे यहाँ तक, अब इसको कट कर दिया ऐसे। अब इन दोनों को अलग करेंगे, तो जब इन दोनों को अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा। समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं? ऐसे यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे होगा जी, ऐसे, फिर ए टी सी जी, और इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा टी, फिर यहाँ पे होगा सी जी ए टी, हो गया। ऐसे कटिंग हुआ। तो अब इधर में जी इसको ऐसे कर दिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कट हो रहा है, तो ये वाला इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, तो ये जुड़ने के चांस यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे बीच में से ही कट गया है, ये वाला ए इस टी से अलग हो गया, ये वाला टी ए से अलग हो गया, सी जी से अलग हो गया, जी सी से अलग हो गया, तो जो अलग हुए हैं वो बॉन्ड बनाने की फिर से कोशिश करेंगे। ऐसे जो अलग हुआ है फिर से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, मतलब ये जुड़ सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव कटिंग। अगर ये नहीं जुड़ता तो इसको बोलते हैं नॉन कोहेसिव या ब्लंट कटिंग बोलते हैं, जो नहीं जुड़ सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टिकी साइड इंड, इसका जो इंड होगा वो क्या होगा, स्टिकी होगा। ये आपस में जुड़ जाएंगे, बाद में क्या होंगे, आपस में जुड़ने के चांसेस होंगे इसमें, तो ये स्टिकी होगा। और ये कैसा होगा, नॉन स्टिकी होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये जो कटिंग हो रही है किसी न किसी जगह से हो रही है। यहाँ पे जो कटिंग होगी वो किसी न किसी जगह से होगी। ये जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किसी स्पेशल जगह से कटिंग करवाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई कटिंग करवा दिया। तो ये जो कटिंग करेगा, जो इंडोन्यूक्लियस होता है वो एक जगह से कटिंग करता है, और उस जगह को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या हो गया, जहाँ से ऐसी साइट मतलब जगह, ऐसी जगह जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करती है, जहाँ पे ये काटेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट। या इसी का एक और नाम होता है पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक साइट, पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक साइट किसको कहते हैं, ऐसी साइट, जैसे हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, मतलब इधर से पढ़ो तब भी वही आ रहा है, उधर से पढ़ो तब भी वही आ रहा है। ऐसी साइट को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं। मतलब कि इधर से पढ़ो तो भी वही आ रहा है, इधर से पढ़ो तब भी वही आ रहा है। एग्जाम्पल में मैं डीएनए में दिखा दे रहा हूँ, GA TA AC जी रहेगा जी। अब इसको इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो, दोनों में क्या है,
सेम सेम आएगा, इधर से जो पढ़ोगे वही आएगा, इधर से जो पढ़ोगे वही आएगा। तो ऐसी साइट को हम क्या कहते हैं, पैलेंड्रोमिक साइट कहते हैं, या ऐसी साइट को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद कुछ और बताते हैं। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो सबसे पहले देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाला कहाँ से गया था, बैक्टीरिया में से। सबसे पहले इसको देखा गया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। क्यों बैक्टीरिया के अंदर, कैसे पाया गया, कहाँ से पाया गया, तो देखिए ये बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पास एक डीएनए होता है, एक और 2 डीएनए होता है, 2 डीएनए। बताएंगे इसके बारे में कि क्यों 2 डीएनए होता है। तो जो बैक्टीरिया होती है, चुड़ैल नहीं है, बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया होती है इसको डर लगती है किसे, एक वायरस से, एक वायरस से इसको डर लगती है। उस वायरस का नाम क्या है, वायरस को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये रहा उसको बैक्टीरिया को डराने वाला वायरस, ये वायरस। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये वायरस आता है, इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देता है। छोटा सा बनाता हूँ यहाँ पे, और बैक्टीरिया के अंदर थोड़ा सा एकदम पोर क्रिएट कर देता है। और इसके पास होता है जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए होता है, अपना डीएनए डाल देता है इस बैक्टीरिया के अंदर। अब जो बैक्टीरिया का डीएनए, अब इसका वायरस का जो डीएनए होता है, इस वायरस का डीएनए आता है और बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो डीएनए होगा, इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल डीएनए। तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ऐसा हो रहा था तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने अंदर एक एंजाइम बनाया जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो जैसे ही बैक्टीरिया, इस वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम डाला तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इस एंजाइम ने, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, बैक्टीरिया बच गई। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई, इस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ किसका, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का। अब देखिए जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये इस बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं डिस्ट्रॉय करेगी। जो बैक्टीरिया का डीएनए है, इसके भी डीएनए को तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करेगा, इसमें एक मटेरियल ऐड करेगा जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। ये मिथाइल को उसमें ऐड कर देगा। और ये मिथाइल ग्रुप आएगा कैसे, एक एंजाइम से आता है, उस एंजाइम का नाम है मिथाइलेज। उस एंजाइम का नाम है मिथाइलेज। मिथाइलेज एंजाइम आएगा इसके अंदर, और मिथाइलेज एंजाइम की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब इसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का एंजाइम का यूज़ करके हम एक डीएनए लेंगे, जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है डीएनए। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करेंगे और यहाँ से कट करवाएंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर
जीन को ऐसे प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए। अब इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो